A point charge q is located at the center O of a spherical uncharged conducting layer provided with a small orifice. The inside and outside radii of layer are equal to A and B respectively. What amount of work has to perform to slowly transfer the charge q from the point O through the orifice and into infinitive? तो क्वेश्चन यही है कि एक हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, इनसाइड ए रेडियस तक कैविटी है, उस चार्ज पार्टिकल को सेंटर पे रख दिया गया। चार्ज पार्टिकल को स्लोली फ्रॉम द ओरिफिस इन्फिनिटिव पे लाया गया। तो पूछ रहा फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। गिवन कंडक्टिंग स्फीयर का इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी के इक्वल है। तो फर्स्ट देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन। तो चार्ज पार्टिकल को हमने सेंटर पे रख दिया है। जो भी फील्ड लाइन यहाँ से इमिट होगी गिवन कंडक्टिंग स्फीयर के इनर सरफेस पे टर्मिनेट होंगी। तो जितना यहाँ पे चार्ज क्यू है बाय द इंडक्शन इतना ही चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू आ गया। अब यहाँ माइनस क्यू है लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर हमारा न्यूट्रल था, तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ माइनस क्यू हुआ तो कंडक्टिंग स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू आ गया। प्लस क्यू से जो फील्ड लाइन इमिट होगी वो सारी की सारी फील्ड लाइन टर्मिनेट होगी इन्फिनिटिव पे। तो इसका मीनिंग हुआ कि फील्ड लाइन चार्ज पार्टिकल क्यू से इमिट हुई, गिवन कंडक्टिंग स्फीयर के इनर सरफेस पे टर्मिनेट होगी फर्स्ट, एंड देन कंडक्टिंग स्फीयर के आउटर सरफेस से इमिट होके इन्फिनिटिव पे टर्मिनेट हुआ। अब उस चार्ज पार्टिकल को हम स्लोली मूव कराए इन्फिनिटिव की तरफ। इट मीन्स गिवन कंडक्टिंग स्फीयर और चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है फाइनल वो इनफाइनाइट हो गया। जब चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट पर मूव कर चुका है, फील्ड लाइन फिर ड्रॉ करें तो जितनी भी चार्ज पार्टिकल से फील्ड लाइन इमिट होंगी सारी की सारी फील्ड लाइन टर्मिनेट होगी इन्फिनिटिव पे। यानी इन द सेकेंड केस जब चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटिव पर होगा तो सारी की सारी फील्ड लाइन टर्मिनेट होगी इन्फिनिटिव पर। फर्स्ट केस में ए से लेके बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, मीन्स इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या फील्ड लाइन नहीं है। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल को हम इन्फिनिटिव पर मूव करा दिए तो ए से लेकर के बी वाले स्पेस में फील्ड लाइन है। इट मीन्स जीरो से लेकर के ए तक जो भी फील्ड है वो यहाँ भी जीरो से लेकर के ए तक वो फील्ड है। बी से लेकर के इन्फिनिटिव तक जो भी फील्ड पहले स्पेस में है वो भी बी से लेकर इन्फिनिटिव तक सेकेंड स्पेस में भी फील्ड है। इट मीन्स जीरो से लेकर के ए तक जो भी हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड है इन दैट स्पेस वो यहाँ भी एनर्जी स्टोर्ड है जीरो से लेकर के ए तक इन दैट स्पेस। बी से लेकर के इन्फिनिटिव तक जो भी एनर्जी स्टोर्ड है इन दैट स्पेस वो यहाँ भी एनर्जी स्टोर्ड है बी से लेकर इन्फिनिटिव तक इन दैट स्पेस। बट इनिशियल कंडीशन के हिसाब से ए से लेकर के बी तक देयर इज नो एनर्जी। बट सेकेंड केस यानी जब इन्फिनिटी पे चार्ज पार्टिकल पहुंच चुका है तो ए से लेकर के बी वाले स्पेस में एनर्जी है क्योंकि फील्ड यहाँ पर आ गई। तो इट मीन्स इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो फ्रॉम ए टू बी। तो इस स्पेस में एनर्जी आ चुकी है, इस स्पेस में एनर्जी है। तो ये एनर्जी आई कहाँ से? सिंपल सी बात है, दैट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो इसका मीनिंग हुआ कि सिंपली हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस ए टू बी, क्योंकि स्टार्टिंग में ए से लेके बी तक फील्ड है ही नहीं। बट फाइनल स्टेट में यानी जब इन्फिनिटी पर चार्ज पार्टिकल पहुंच चुका है तो ए से लेके बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मीनिंग हुआ कि ए से लेके बी तक एनर्जी भी है। यही एनर्जी कहाँ से आई? कह सकते हैं दैट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो हम लोग को ये फार्मूला याद होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी का, du/dv इक्वल टू दैट द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नेट होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लोग ए से लेकर के बी वाले स्पेस में केवल एनर्जी स्टोर्ड कितना है वो निकाल लें, वही हमारा आंसर होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट।
तो इसके लिए काम करते हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ आर पे एक डी आर थिकनेस का स्फेरिकल सेल बना लेते हैं, क्योंकि इस डी आर थिकनेस के स्फेरिकल सेल में अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन आर। तो इट मीन्स डी आर थिकनेस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कांस्टेंट रहेगी, तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन दैट स्पेस कह सकते हैं फार्मूले के रिस्पेक्ट में डी यू बाई डी वी दैट इक्वल टू डी यू का इंटीग्रेशन यू कह दिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई होल स्क्वायर इंटू डी वी का इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? चूंकि पॉइंट चार्ज पार्टिकल है एक, तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल से एट ए डिस्टेंस ऑफ आर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, दैट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इनटू इस गिवन स्फेरिकल सेल का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट। अब इस गिवन स्फेरिकल सेल का वॉल्यूमेट्रिक पार्ट किसके इक्वल होगा? इस गिवन सेल का सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। तो सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, थिकनेस डी आर के इक्वल है। सिंपल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक जगह कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, देन क्यू स्क्वायर बाई आर टू द पावर 4 इंटू आर स्क्वायर का टर्म। इंटीग्रेशन की लिमिट की बात करें तो केवल हमें ए से लेके बी तक ही एनर्जी निकालना है। फील्ड लाइन तो 0 से लेके इन्फिनिटिव तक है, बट हमें उस स्पेस की एनर्जी निकालनी है जिस स्पेस में पहले फील्ड नहीं थी, ए टू बी। तो लिमिट हुआ ए से लेके बी तक। एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आर स्क्वायर यहाँ पर आर स्क्वायर बच जाएगा, सो आ गया 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर 1/r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। लिमिट 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिंपल -1/r आ गया। रिजल्ट हमारे पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट हो गया ए से लेके बी तक। सो क्यू स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जस्ट इन साइड रख दिया हमने, लिमिट 1/a माइनस 1/b आ गया। माइनस है इसलिए हम लोग लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दें, माइनस साइन को हटा देते हैं। सो रिजल्ट आ गया हमारे पास b माइनस ए इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी के इक्वल आ गया। दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस ए टू बी। अब अगर हम कहते हैं कि एनर्जी आई कहाँ, तो सिंपल सी बात है, कह सकते हैं दैट द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल होगा। इट मीन्स वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस ए टू बी। सो दैट एनर्जी इक्वल टू b माइनस ए इंटू क्यू स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट ए बी के इक्वल है। Hence work done by external agent that equal to b minus a q square divided by 8 pi epsilon naught into ab, और यही हमारा फिर आंसर हो गया।